किशन पाल एक गरीब परिवार से था। वो रात को चौकीदारी करता था और मोहल्ले के लोग उसको कुछ पैसे दे दिया करते थे, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाया करता था। मोहल्ले के लोग तो उसको 10-20 रुपए देते थे और कुछ लोग उसको खाना भी दे दिया करते थे। रात भर जाकर कुछ ही पैसे लेकर आते हो, दिन में मैं झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हूँ, फिर भी घर का खर्चा नहीं चलता है और शिवानी को इसको पढ़ाने की धुन लगी हुई है। माँ, मेरी सभी सहेलियाँ स्कूल जाती है, मेरा भी तो मन करता है स्कूल जाने का। पढ़ाई तो तभी होगी जब पेट की आग बुझेगी। घर में खाने के लिए तो कुछ है नहीं, तेरे स्कूल के फीस कहाँ से जमा करूँगा फिर, ये बता। तो माँ, मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं भी पड़ोस में जो अनीता दीदी रहती है, उनकी तरह पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं तेरी सेवा कर लूं, वही मेरे लिए बहुत है। देश की सेवा तो बाद की बात है। जितना पढ़ा लिखा दूंगा तुझे, उतना ही तेरा रिश्ता ढूंढने में आफत आएगी। तू पढ़ लिख गई तो तेरे लायक वर ढूंढना मेरे बस की बात नहीं रहेगी। आप फिक्र मत करो पापा, मैं कुछ जुगाड़ कर लूंगी। कुछ ही देर में तेज बारिश और तूफान आ जाता है और उनकी छोटी सी झोपड़ी में से पानी टपकने लगता है। ये लो, हो गया कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ माँ? होना क्या है, गिरे को तो भगवान भी 2 लात मार देता है। ये देख, हमारी छोटी सी झोपड़ी जो सर छिपाने के लिए थी, अब उसमें भी छेद हो गए हैं, छत टपकने लगी है। अब सिर छिपाने के लिए भी सोचना पड़ेगा। आप फिक्र मत करो माँ, मैं अभी इसको सही कर देती हूँ। क्या करेगी? शिवानी झोपड़ी की छत पर जाकर कुछ कट्टों की मदद से छत को टपकने से रोकने की कोशिश करती है। कुछ हद तक ये कामयाब भी हो जाती है, पर पानी फिर भी नीचे आ रहा होता है। जब बारिश थम जाती है, तब तीनों की जान में जान आती है। हर साल बारिश के मौसम में हम इस छत की मरम्मत कराने के लिए सोचते हैं, पर तेरा बापू है ना, जितना कमाता है उससे शराब में उड़ा देता है। आप फिक्र मत करो माँ, एक दिन इस टूटी फूटी छत की जगह एक नया घर बनवा कर दूंगी मैं। इतने बड़े सपने मत देखा कर बेटा, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो बहुत दुख होता है। शिवानी इसी तरह से परेशान होकर घूम रही थी। थोड़ा सा दूर चलने पर उसे एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी मिला, जो ठेले को ढोने की कोशिश कर रहा था, परंतु असमर्थ था। उसे देखकर शिवानी बहुत परेशान हो गई और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। बाबा, आप इस ठेले को धोने की कोशिश कर रहे हो, पर आप तो इतने बुजुर्ग हो। बेटा, मजबूरी है, ये ठेला मुझे दूसरे मोहल्ले में पहुंचाना है। वजन ज्यादा है, ये मुझसे ढोया नहीं जा रहा। अगर ये नहीं पहुंचाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप रहने दीजिए, मैं ये ठेला पहुंचा देती हूँ, लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तू चाहे वो तुझे मिल जाए। शिवानी उस ठेले को लेकर सड़क के किनारे किनारे जा रही होती है, तभी उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। वो जल्दी जल्दी वहां पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़का जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। अरे, इसकी तो एक्सीडेंट हो गया है। बेचारा न जाने कहां से आ रहा था और कहां जा रहा था। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। शिवानी जंगल की ओर बढ़ जाती है और वहां से कुछ जड़ी बूटी को लाकर मसलकर उसके घाव पर लगा देती है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा थोड़ा सा होश आने लगता है। चलो, शुक्र है इसको थोड़ा सा होश आ रहा है। एक काम करती हूँ, इसके जेब में इसका पता निकालकर इसके घर वालों को फोन कर देती हूँ। मुझे तो ये सामान जल्द से जल्द पहुँचाना है और इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। इसके घर वाले इसको ले जाएंगे। शुक्र है अब ये खतरे से खाली है। शिवानी उसके जेब में से उसका नंबर निकालकर उसके घर पर फोन कर देती है और जगह का पता बताकर ठेले को ढोती हुई चली जाती है। उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ होता है। वो लड़का थोड़े से होश में आने पर सिर्फ उसी टैटू को देख पाता है। अनुभव, तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए किशोर? मुझे किसी लड़की का फोन आया था,
उसने मुझे यहाँ का पता बताया और तुम्हारी हालत के बारे में भी बताया। मैं तुरंत ही तुम्हारे पास पहुँच गया। जब तुम आए तो तुम्हारे घाव पर मरहम लगा हुआ था और यहाँ पर कोई नहीं था। क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन थी? नहीं, मैं उसको नहीं जानता। मैं तो उसका चेहरा भी नहीं देख पाया था, बस उसके हाथ पर बना एक टैटू ही देख पाया था। कोई भी हो, पर वो फरिश्ता बनकर आई थी और तुम्हारी जान बचाकर चली गई। अनुभव ठीक हो जाता है, परंतु उसको हमेशा वो टैटू याद आता रहता है, क्योंकि वो उस लड़की का धन्यवाद करना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो उसको बहुत ढूंढने की कोशिश करता है, पर शिवानी उसको नहीं दिखती। एक दिन वो बाजार में जा रहा होता है तो एक लड़की जूते पॉलिश कर रही होती है। वो उसके पास जूते पॉलिश करवाने जाता है तो उसके हाथ पर वही टैटू देखकर रुक जाता है। तुम ये काम क्यों कर रही हो? साहब, मजबूरी है। घर में बाप दारू पीकर पड़ा रहता है, पर घर में खाने के लिए कुछ तो काम करना ही पड़ेगा ना। तुम पढ़ती नहीं हो क्या? पढ़ने का तो बहुत मन है साहब, पर कहाँ से पढूं? इतना पैसा थोड़ी ना है घर में कि पढ़ाई में लगा सकूं। अनुभव को बहुत दुख होता है। उसकी कहानी सुनकर वो उसको पढ़ाने का फैसला करता है और सोचता है कि उसने उसकी जान बचाई है तो क्यों ना उसका ये सपना पूरा करके उसकी ही मदद कर दे। वो शिवानी से पूछता है, अगर मैं तुम्हें पढ़ाना चाहूँ तो क्या तुम पढ़ोगी? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ और नहीं भी। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें बहुत वक्त से ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी थी, पर तुम्हारे हाथ पर बना टैटू देखा था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें पहचान गया। आज तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। अनुभव शिवानी को पढ़ाने में मदद करता है और उसकी पैसों से भी मदद करता है। शिवानी पढ़ने में अच्छी होने की वजह से अच्छी नौकरी पर भी लग जाती है। इस दौरान अनुभव शिवानी को पसंद करने लगता है और शिवानी से शादी के लिए कहता है। शिवानी भी उसको मन ही मन पसंद करने लग जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। इस तरह से एक गरीब शिवानी का नसीब पलट जाता है और वो एक अमीर कामयाब शिवानी बन जाती है। एक सिंगापुर गांव की गरीब बस्ती की एक झोपड़ी में माधव, उसकी पत्नी मधु, बेटा रोहित और बेटी चित्रा रहते थे। उनकी गरीबी का यह आलम था कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी बहुत मुश्किल था। उस तंगहाली में भी वे अपने मन को समझा लेते थे। मधु, मैं जानता हूँ कि परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, फिर भी तुम बिना किसी शिकायत के बच्चों को खिला पिला रही हो, घर चला रही हो। समय का चक्र है, कभी नरम कभी गरम। सब मुरली वाले ठीक कर देंगे। यह दोनों बच्चे पढ़ जाएं और कुछ बन जाएं, हमें और क्या चाहिए। हमें इन्हें अच्छा संस्कार देना होगा ताकि जीवन पथ पर यह सदैव सच्चाई और ईमानदारी के साथ सर उठाकर चल सकें। अचानक उनकी झोपड़ी से बाहर सड़क से बड़ी जोर की ब्रेक मारने की आवाज सुनाई पड़ी। सभी लोग चौंक पड़े। मधु, ऐसा लगता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। मैं जाकर देखता हूँ। माधव का बेटा रोहित बाहर से दौड़ता हुआ घर के अंदर आया। पापा, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। वो सड़क पर गिर पड़े हैं, घायल हो गए हैं। जल्दी से चलिए। चलो बेटा, अभी चलते हैं। दोनों बाप बेटे जब एक्सीडेंट के स्थान पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उन्हें झटका लगा। अरे सब लोग मुंह क्या देख रहे हो? मेरी मदद करो। यही पास में मेरा घर है। उन्हें ले चलकर पट्टी करा देते हैं। वह आदमी बेहोश हो चुका था। उसके पैर से खून बह रहा था। माधव ने तुरंत अपना रुमाल उस आदमी के घाव पर बांध दिया ताकि खून का बहना बंद हो जाए। माधव लोगों की मदद से उस आदमी को अपने घर ले आया। माधव ने उसे पानी पिलाया। उस आदमी को होश आ गया। मैं कहाँ हूँ? मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। आप लेटे रहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। इतने में रोहित डॉक्टर को लेकर आ गया। डॉक्टर ने इलाज किया और कुछ दवाइयाँ दी। देखिए, घबराने की बात कोई नहीं है, घाव ठीक हो जाएगा।
अंदरूनी चोट ठीक होने में समय लगेगा। यह दवाइयां मैं लिख रहा हूँ, इन्हें 3 बार खिलानी होगी। मैं इन्हें कुछ कुछ पहचान रहा हूँ, मगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप धीरेन्द्र भाई हैं? डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। मुझे ही लोग धीरू भाई कहकर बुलाते हैं। देखिए, समय का खेल। एक अरबपति की सेवा एक झोपड़ी में ही हो रही है। इन लोगों के पास पैसे तो कम है, लेकिन ये दिल के बड़े अमीर है। डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। अमीर वो है जिसका दिल अमीर होता है। धीरू भाई ने डॉक्टर को अच्छी खासी फीस दी और विदा किया। भाई, आपका नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम माधव है। आज आपने जो किया है वो विरले लोग ही कर पाते हैं। अक्सर ऐसे मौके पर लोग तमाशा देखते रहते हैं। कौन अपने हाथ से खून से लथपथ आदमी को उठाए और उसका इलाज करे? इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। वही ऊपर वाला हुक्म देता है और हम निमित्त बन जाते हैं। मुझे खुशी है कि आपको अधिक चोट नहीं आई। आप यहीं आराम करिए, अभी मैं भोजन भी कराऊंगा। देखिए माधव, आपने मेरे लिए इतना बहुत कर दिया है। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। मेरे घर वाले आते ही होंगे। अरे हाँ, आपका बेटा अभी कितने साल का है? सेठ जी, ये 16 वर्ष का है। देखो माधव, मेरी दिली इच्छा है कि मैं आपके बाल बच्चों के लिए कुछ करूं। मैं एक एग्रीमेंट बनाऊंगा जिसके अनुसार जब वो बालक 18 वर्ष का हो जाएगा तो उसे मेरी संपत्ति का आधे से ज्यादा हिस्सा मिल जाएगा। उस सारी संपत्ति का वो मन चाहे उपयोग कर सकेगा। सेठ जी, मेरी एक छोटी सी सेवा के बदले इतना बड़ा उपहार मत दीजिए। हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। सेठ धीरू भाई कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो पहले से ही दृढ़ संकल्प लिया था और वैसा एग्रीमेंट बना भी दिया। समय का पहिया घूमता रहा और वह दिन भी आ गया जब रोहित 18 वर्ष का हो गया। उसके नाम धीरू भाई की बहुत बड़ी संपत्ति आ गई। माधव का परिवार एक ही दिन में गरीब से बड़ा धनवान बन गया। बेटा रोहित, इस संसार में प्रभु ने हमें जो भी दिया है यह उनकी कृपा है, अतः उनके द्वारा दिए गए उपहार का हमें सदैव सदुपयोग ही करना है। हाँ पापा, हम अपनी दौलत को अच्छे कामों के लिए ही लगाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे। इतनी बड़ी संपत्ति आने के बाद नेक हृदय माधव और उसका बेटा दोनों मिलकर उनके गरीब झोपड़ा वासियों के कल्याण के लिए और जीवन स्तर को सुधारने के लिए कार्य करने लगे। यह बात जैसे ही धीरू भाई को मालूम पड़ी, वह आग बबूला हो गए। अरे, ये दोनों बाप बेटे तो बड़े समाज सुधारक बन गए हैं। ये मेरे सारे पैसे भूखे नंगे लोगों के पीछे लगा देंगे। धीरू भाई ने माधव को अपने बंगले पर बुलवाया। देखो माधव, मैं जानता हूँ कि यहाँ झोपड़ा वासियों के मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर भाव है। वो तुम्हारी हर बात को मानते हैं। फिर भी मैंने यह संपत्ति तुम्हें समाज सेवा करने के लिए नहीं दिया है। मैं उसी समय से तुम्हारा जीवन स्तर सुधारना चाहता था। यह सब बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। सेठ जी, हम तो भलाई का काम कर रहे थे। अब आप ही बताएं, इसमें बुराई क्या है? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी संपत्ति दी है, क्या इसके बदले तुम मेरा काम नहीं कर सकते? सेठ जी, कैसे काम के बारे में बात कर रहे हैं? देखो माधव, यह सभी झोपड़ावासी इतने बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका भी भला हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। ये तो बड़ी अच्छी सोच है। अब बताइए, भला कैसे होगा? मैं इस पूरे क्षेत्र में कुछ बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ। इन झोपड़ावासियों को मैं एक अन्य जगह ढंग के घर में बसाना चाहता हूँ। मैं इन्हें उसके लिए अच्छी खासी रकम दूंगा। अगर सीधे से ना माने तो उन्हें यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। सेठ जी, मैं यह जगह खाली करके जा सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी संपत्ति मुझे वापस कर दो। मैंने भी कोई खैराती दवाखाना नहीं खोल रखा है। माधव को सेठ की बातों से बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन वह उनके पैसे वापस कर देता है। इसके बाद अपने परिवार को लेकर माधव दूसरी जगह पर रहने के लिए चला जाता है। रोहित ने वहां एक छोटी सी दुकान खोली और जीवन यापन करने लगा। एक दिन सेठ को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और वह माधव के घर पर पहुंच गया।
दुकान पर रोहित बैठा हुआ था। सेठ जी नमस्ते, आइए बैठिए। माधव और रोहित, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, इसीलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास चलकर क्षमा मांगने के लिए आया। मुझे क्षमा कर दो। सेठ जी, आपका धन था, आपने दिया और फिर आपकी इच्छा अनुसार वापस ले लिया। हम आपकी इच्छा अनुसार कार्य कर नहीं सके। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप बड़े आदमी हैं। हम जैसे गरीबों से क्षमा मांगना आपको शोभा नहीं देता। रोहित, ये बताओ कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी संपत्ति आई और चली गई, क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? सेठ जी बचपन से ही हमें जो जिंदगी जीने की आदत पड़ गई थी, उसी जिंदगी को यदि फिर से जीना पड़े तो उसमें हमें कोई कष्ट नहीं। जिन पाँव को हमेशा कठिन राह पर चलने की आदत है, वो फिर से उसी राह पर चलने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। यदि आप हमारी मदद करने की इच्छुक हैं तो हमें सिर्फ एक आशीर्वाद दीजिए कि हम सदैव सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें और कभी किसी का दिल ना दुखाएं। रोहित रीना के साथ अपनी दुनिया में खुश था। शादी के कुछ साल बीत गए थे और वो दोनों अपने भविष्य के सपने सजा रहे थे। रोहित, हमारे पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ है, बस औलाद की कमी है। मुझे विश्वास है कि यह कमी भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें पहले बेटे की ख्वाहिश है या बेटी की? मुझे बेटी चाहिए। मैं उसे सजाऊंगी, उसके बाल बनाऊंगी, अच्छे अच्छे ड्रेसेस और फ्रॉक पहनाऊंगी, सुंदर गुड़िया की तरह सजा कर रखूंगी। सच कहूँ तो जब मैं दुकानों में अच्छे से ड्रेसेस, फ्रॉक देखती हूँ तो मुझे यही ख्याल आता है कि एक दिन एक बच्ची ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी थी। वह इतनी प्यारी और क्यूट लग रही थी कि जी करता था उसे गोद में उठा कर ले लूं। बेटा हो या बेटी, मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। एक बात तो है कि बच्चों का ज्यादा समय मम्मी के साथ ही गुजरता है। पापा लोग तो सवेरे निकलते हैं और रात को ही घर आते हैं। कभी कभी तो पापा के आने तक बच्चे सो जाते हैं। मेरे दोस्त हैं, वे अपने बच्चों से सिर्फ संडे को मिल पाते हैं, क्योंकि रोज बच्चों के उठने से पहले ही ड्यूटी पर चले जाते हैं और उनके सोने के बाद ही घर आते हैं। ऐसे लोग संडे वाले अंकल बन जाते हैं। आप ऐसा ना करना, कभी भी लेट कमर पापा मत बनना। काम धंधा जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भी जरूरी है। आपको रोज ऑफिस से जल्दी घर आना होगा, क्योंकि तब इंतजार करने वाले 2 हो जाएंगे। हाँ बाबा, जल्दी आ जाया करूंगा, वरना डबल डांट खानी पड़ेगी। रोहित के पड़ोस में रहने वाली रोशनी की एक बेटी आकांक्षा थी। वह रोहित और रीना को बहुत पसंद थी। भगवान मुझे आकांक्षा की तरह एक बेटी दे दे तो मैं उसे बड़े प्यार से रखती। सब्र करो, एक दिन हमें भी आकांक्षा जैसी बेटी मिल जाएगी। एक दिन रीना की तबीयत बहुत खराब हो गई। वह बेहोश हो गई। रोहित ने जब उसे अस्पताल में डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला उसे ब्रेन कैंसर है। इनके ब्रेन में एक ट्यूमर है, उसकी जांच करनी होगी और इसके बाद अगला कदम उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें कोई खतरा तो नहीं है? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप चिंता मत करिए, पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। कुछ ही दिनों में रिपोर्ट आ गई और रोहित को पता चला कि उसकी पत्नी के दिमाग में कैंसर का ट्यूमर है। तो उसका दिल बैठ गया। वह जान गया कि अब रीना ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं। अब उसे अपनी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। वह अपने दुख को दबाकर रीना का मनोबल बढ़ाने का प्रयास करता था। रीना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा अच्छा इलाज हो रहा है और तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें बड़े से बड़े अस्पताल में ले चलूंगा। हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। अब तो मेरे सर में ज्यादा दर्द भी नहीं होता। आप यकीन मानिए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी शुरू हुई है, हमें बहुत कुछ करना है। इन दोनों की बातें चल रही थी। इतने में पड़ोस की लड़की आकांक्षा उनके पास आई। आंटी, मेरे बाल बना दीजिए, मम्मी किचन से बाहर ही नहीं निकल रही है। आओ बैठो, मैं तुम्हें सजा देती हूँ। इतने सुंदर बाल हैं, किसी की नजर ना लगे। आंटी, मैं भी सुंदर हूँ ना? उस दिन मम्मी मुझे बंदरिया कहने लगी। क्या मैं बंदरिया दिखती हूँ?
अरे वह तो मम्मी ने तुम्हें मजाक में कह दिया होगा। तुम तो हो ही सुंदर और बहुत ज्यादा सुंदर। आप भी बहुत 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 सुंदर हो, मधुबाला की तरह लगती हो। आंटी, आपका होने वाला बच्चा भी आपकी तरह सुंदर होगा। मैं उसके साथ खेलने के लिए आऊंगी। रोहित उन दोनों की बातें सुन रहा था। बच्चे की बात सुनकर उसकी आंखें भर आई और वहां से दूसरे कमरे में चला गया। एक दिन अचानक रीना के सर में बहुत तेज दर्द हुआ। उसने रोहित को आवाज दी, रोहित, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो अभी हॉस्पिटल में लेकर चलता हूँ। रोहित ने रीना को हॉस्पिटल में भर्ती किया और कुछ देर के बाद ऑपरेशन चलने लगा। रोहित मन ही मन भगवान से रीना की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के बाद रीना ने अपने प्राण त्याग दिए और रोहित के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने जीने की आस छोड़ दी थी। अचानक उसके पड़ोस में रहने वाले रमेश और रोशनी का रोड एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी इकलौती बेटी आकांक्षा अनाथ हो गई। रमेश का भाई पड़ोस में ही रहता था, लेकिन वह शराबी और गैर जिम्मेदार था। मेरा भाई तो चला गया, अब उसकी बेटी को कौन संभालेगा? मेरे पास पहले से ही 3 बच्चे हैं, इस चौथी का बोझ कैसे संभालूंगा? इसे तो गांव में इसके ननिहाल में ही छोड़ना पड़ेगा। लड़की है, किसी तरह पल जाएगी। भाई साहब, यदि आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोलो रोहित, क्या कहना चाहते हो? आपके पास 3 बच्चे हैं और मेरे पास कोई औलाद नहीं है। मैं आकांक्षा को गोद लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, ले लो, इसको गोद ले लो, लेकिन संभालोगे कैसे? मैं इसके लिए एक आया रखूंगा, वो दिन भर इसकी देखभाल करेगी। जब मैं ड्यूटी पर से आ जाऊंगा तब मैं देख लूंगा। अच्छी बात है, ले लो बिटिया को। रोहित ने दोनों हाथ फैलाए और आकांक्षा उनके पास दौड़कर चली आई। मेरी और रीना दोनों की दिली इच्छा थी कि हमारी आकांक्षा जैसी एक बेटी हो। भगवान ने आकांक्षा को ही मेरी गोदी में डाल दिया। रीना का साथ छूट गया, लेकिन आकांक्षा मिल गई। मैं बिटिया रानी को बड़े प्यार से संभालूंगा। रोहित ने आकांक्षा को पालना शुरू कर दिया और इसी में वह अपना दुख भूलता रहा। चलो, मैं आज अपने आकांक्षा बिटिया के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, जूते, चप्पल खरीदूंगा। प्यारे प्यारे खिलौने लूंगा, प्यारी गुड़िया भी लूंगा। आकांक्षा के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने, प्यारी गुड़िया भी आ गई। आकांक्षा के आने से रोहित की सूनी बगिया में बहार आ गई। आकांक्षा को दिन में उसकी आया माधुरी संभालती। वह उसका विशेष ध्यान नहीं देती थी, वही उसे स्कूल से घर भी लाती थी। वह उसे पास के गार्डन में खेलने के लिए भी ले जाती थी। आकांक्षा, तुम यहीं खेलती रहना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आया भेलपुरी खाने चली गई और कुछ देर के बाद जब वापस लौटी तो आकांक्षा उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। आकांक्षा, आकांक्षा कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। आया इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन आकांक्षा नहीं मिली। उसने फोन द्वारा रोहित को सूचना दी और रोहित घर आ गया। माधुरी, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें अपनी बेटी आकांक्षा को संभालने के लिए रखा था, तुम वो भी नहीं कर सकी। अब मेरी बिटिया कहाँ चली गई, भगवान ही जाने। रोहित दुख से पागल हो गया। वह चारों तरफ उसे तलाशता रहा। पुलिस में कंप्लेन भी दी। उसने आकांक्षा को वापस लाने वाले के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। कई दिन बीत गए, लेकिन बेटी आकांक्षा का कोई पता नहीं चला। हे भगवान, तू मेरे किस पाप की सजा दे रहा है? पहले मेरी रीना को मुझसे छीन लिया और अब बेटी आकांक्षा भी खो गई। उसी के सहारे मैं जी रहा था, वो सहारा भी ना रहने दिया। अगर मेरी आकांक्षा मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। रोहित पूरी तरह से टूट चुका था। उसका एक मित्र कई सालों के बाद दुबई से भारत आ रहा था। रोहित उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। अचानक रोहित को एक आकांक्षा की तरह लड़की दिखाई पड़ी। वह तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। आकांक्षा बेटा, मैं तुम्हारा पापा रोहित, बेटा इधर आओ। पापा, इतना कहकर आकांक्षा तेजी से रोहित के पास चली आई और रोहित ने उसे प्यार से गले लगा लिया। इतने में
एक अरब देश का आदमी रोहित के पास आया। ए, क्या करती? ये लड़की मेरे साथ है, मैं इसे दुबई लेकर जाती। ये मेरी बेटी है। ये मेरे पापा है। पापा, ये आदमी झूठ बोलता है। इस आदमी ने पैसा देकर मुझे एक काले आदमी से खरीद लिया। वह काला आदमी बहुत बुरा था, मुझे बहुत मारता पीटता था, एक अंधेरी कोठरी में बंद करके रखता था, हमेशा डांटता और धमकाता रहता था। इतना सुनते ही वह अरबी आदमी भागने लगा और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मेरी प्यारी बेटी आकांक्षा मुझे मिल गई, जिसे सारी दुनिया मुझे मिल गई। हे भगवान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। अब मुझे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बाप बेटी हाथ पकड़कर घर जाने के लिए चल पड़े।